चलिए आइए अब हम लोग हिंदी का अगला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है चंद्र गहना से लौटती बैर। आपने गांव की खूबसूरती को देखा होगा। खुले खुले खेत, झूमती फसलें, लहराते तालाब, चमकती चांदनी, चहकते पक्षी और प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल भी जाते हैं, किंतु कवि का देखना औरों के देखने से अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है। वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और ऐसा आकर्षक बना देता है कि पाठक या श्रोता आनंदित हो उठते हैं। हमने और आपने भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी हैं, गांव के पोखर भी देखे हैं, वसंत का आनंद भी लिया है। लेकिन कवि ने जिस ढंग से इन दृश्यों को उतारा है वह बिल्कुल निराला है। ऐसा निराला कि कविता पढ़ते समय वे दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव उठते हैं। हम आनंदित हो जाते हैं। कवि ने कैसे उभारा है इन दृश्यों को। आइए पढ़ते हैं कविता चंद्र गहना से लौटती बैर। अब यह जो कविता है यह पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? गांव के प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बता सकेंगे। ग्रामीण परिवेश में ब्याह शादी के दृश्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। प्रकृति चित्रण के माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न व्यवहारों का उल्लेख कर सकेंगे। तालाब के दृश्य और उसमें घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन कर सकेंगे। महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या कर सकेंगे। कविता का भाषा सौंदर्य स्पष्ट कर सकेंगे। तो इससे पहले कि मैं मूल पाठ पढ़ूं, हमेशा की तरह मैं पहले आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताऊंगा, फिर पाठ पढ़ूंगा। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं उन्हें पता है कि पाठ पढ़ाते समय मैं बहुत सारे शब्दार्थ भी बताता हूँ। तो आइए पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। चंद्र गहना गांव का नाम। बीते के बराबर छोटा सा, बालिश्त भर। ठिगना छोटा, नाटा। मुरैठा पगड़ी, अलसी एक तिलहन का पौधा। हठीली जिद्दी, सयानी होना, समझदार होना, युवती होना, चतुर होना। हाथ पीले होना, विवाह होना। फाग होली के मौसम में गाया जाने वाला लोकगीत। स्वयंवर विवाह की वह प्रथा जिसमें युवती स्वयं अपना वर चुनती है। अनुराग स्नेह प्रेम। अंचल आंचल। विजन निर्जन। पोखर छोटा तालाब। लहरियां पानी में उठने वाली छोटी छोटी लहरें। नील तल नीले रंग की सतह। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। पानी में चंद्रमा की परछाई या प्रतिबिंब चकमकाता, चौंधियाता, चौकाचौंध पैदा करता। श्वेत सफेद, उजाला। चटुल चतुर, चालाक। गगन आकाश, आसमान। मीन मछली। ध्यान निद्रा, ध्यान रूपी निद्रा, ध्यान में डूबा हुआ सा। चट तुरंत, झपाटे मारना, झपटना। तो आइए देखते हैं चंद्र गहना सी लौटती बैर का मूल पाठ। अब देखिए यहाँ पे मैं ये आपके लिए एक बार पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हर एक एक लाइन को आगे समझाऊंगा भी। मूल पाठ चंद्र गहना से लौटती बैर। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर। यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर। छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है। बीच में अलसी हटेली, देह की पतली, कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी।
हाथ पीले कर लिए है, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं, स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। किसके द्वारा लिखा गया है? केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा। आइए अब हम लोग एक एक अंश पढ़ेंगे। आइए समझे। अंश 1। कविता पढ़ते हुए यह आप जान गए होंगे कि इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि चंद्रगहना नामक किसी स्थान से लौटा है। लौटते हुए निर्जन खेतों में उसने प्रकृति के मोहक सौंदर्य के अनेक दृश्य देखे हैं और उन्हें अपनी कविता में चित्रित किया है। आइए इसे ठीक से समझने के लिए इस कविता की प्रारंभ की 25 पंक्तियां एक बार फिर से पढ़ लें। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। पास ही मील कर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं, स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। आइए अब इस अंश को हम लोग समझते हैं। कविता के प्रारंभ से पहली ही पंक्ति में कवि मानो सूचना दे रहा है, मैं चंद्र गहना देख आया। लौटते हुए खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ वह खेत और उसके आसपास के दृश्यों को देख रहा है। सबसे पहले उसका ध्यान खेत में उगे हुए चने की ओर जाता है। चने के पौधे का आकार छोटा होता है। चने में गुलाबी रंग के फूल आ जाते हैं। कवि को लगता है यह छोटे से कद का बित्ते भर का चना अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे सजे सवरे दूल्हा सा खड़ा है। चना और अलसी दोनों एक ही खेत में पास पास खड़े हैं। अलसी का पौधा दुबला पतला और लचीला होता है, इसलिए हवा में हिलता डुलता रहता है। कविता में अलसी के 3 विशेषण दिए हैं। वह हटीली है, वह देह की पतली है और उसकी कमर लचीली है। वह पतली होने के कारण हिलती तो रहती है लेकिन तन कर सीधी भी हो जाती है। तन कर सीधी खड़ी रहती है, इसलिए हटीली है। उसके सिर पर कुछ बड़े गोल आकार की डोंडियां होती हैं जो फूलती हैं और उन्हीं में बीज बनता है। अब देखिए यहाँ पे खेत का दृश्य बताया गया है, तो जो लोग खेत गए होंगे कभी वो ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जो लोग खेत नहीं भी गए हैं तो आप मूवीज़ में टेलीविज़न में खेत तो देखे ही होंगे। अलसी का फूल नीले रंग का होता है। अलसी को देखकर कवि को लगता है कि यह दुबली पतली लड़की है जो मचलती दिख रही है और मानो कह रही है
जो मुझे छू लेगा मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी, उससे प्यार करने लगूंगी, उसी की हो जाऊंगी। हठीली होने के बावजूद वह प्यार के लिए लालायित है। और सरसों की न पूछो। किसी के निरालेपन की बात करनी हो तो हम बात ऐसे शुरू करते हैं, अरे शोभा की न पूछो, उसकी तो बात ही कुछ और है। या सलब की बात न पूछो, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। इसी अंदाज में कवि कहता है, और सरसों की न पूछो। सरसों अब सयानी हो गई है। सयानी होना के 3 अर्थ हैं। एक तो समझदार होना, दूसरा यौवन पा लेना और तीसरा चतुर होना। यहाँ सरसों के विषय में उसे सयानी कहकर कवि ने युवती होने की ओर संकेत किया है और बताया है कि वह विवाह योग हो गई है, इसलिए उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करना एक मुहावरा है जिसका अर्थात शादी कर लेना। कवि ने सरसों के प्रसंग में ही हाथ पीले करने का प्रयोग किया है, क्योंकि सरसों जब फूलती है तो पूरा खेत ही पीला हो जाता है। तो पीली सरसों ब्याह के मंडप में पधार चुकी है। वहाँ गुलाबी साफा बांधे चना पहले से ही बैठा है। विवाह की हलचल में फागुन का महीना कैसे चुप रहता। वह फाग गाता हुआ आ पहुंचा है। फाग का गाना, चने का सजना, सरसों का हाथ पीले करना, इन सब में एक दूसरे का हो जाने की ललक है। इस पूरे दृश्य में कवि को लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है। किसका? सरसों का। जिस प्रकार माँ विवाह मंडप में कन्या के ऊपर स्नेह भरे आंचल की छां करती है, उसी प्रकार यहाँ प्रकृति माँ की भूमिका निभा रही है। प्रकृति का अनुराग भरा आंचल हिल रहा है। यह दृश्य कवि के मन को छू लेता है। उसे लगता है इस ग्रामीण अंचल में किसी नगर की अपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण है। नगर तो व्यावसायिक हो गए हैं। व्यावसायिक नगरों में प्यार कम उपजता है। ग्रामीण अंचल की भूमि प्रेम प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है। जैसे कि इस निर्जन अंचल में भी प्रकृति के चप्पे चप्पे में प्यार दिखाई पड़ रहा है। क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? अलसी, सरसों आदि वनस्पतियां हैं, परंतु कवि ने उन्हें मनुष्यों जैसी क्रियाएं करते दिखाया। चना पगड़ी बांधे खड़ा है। पतली कमर वाली अलसी कह रही है, मुझे छुओ तो हृदय का दान दे दूं। सरसों ब्याह मंडप में हाथ पीले किए बैठी है। फागुन फाग गा रहा है। जहाँ कवि जड़ प्रकृति या वनस्पति जगत को चेतन मनुष्य जैसा व्यवहार करते दिखाता है, उसे मानवीयकरण कहते हैं। मानवीकरण से कविता में सुंदरता आ जाती है। इससे ही मानवीयकरण अलंकार भी कहते हैं। यहाँ मानवीयकरण के अतिरिक्त एक और सुंदर विधान है। इस पूरे प्रकरण में एक विवाह का मंडप का रूपक है। विवाह के शुभ अवसर पर दूल्हा और उसके परिवार के पुरुष सदस्य गुलाबी पगड़ी बांधते हैं। लड़कियां सज संवर कर फूल लेकर अगवानी और छेड़छाड़ करती हैं। कन्या ब्याह मंडप में लाई जाती हैं और रात भर लोकगीत गाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं अंश 2। आइए पहले कविता की शेष पंक्तियों को एक बार पढ़ लें। और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही इनमें लहरियां, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो आइए इस अंश को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में 5 दृश्य है जो क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहला, तालाब में लहरियां लेती भूरी घास। दूसरा, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, चांद का प्रतिबिंब। तीसरा, किनारे पे पड़े पत्थर। चौथा,
मछली की टोह में ध्यानमग्न बगुला। 5वां, मछली पर झपटती काले माथे वाली चिड़िया। तो आइए देखते हैं आगे। कवि को नीचे एक तालाब दिखाई पड़ता है जिसमें छोटी छोटी लहरियां उठ रही हैं। पोखर का तल नीला है पर उसमें भूरे रंग की कुछ घास भी उगी है और तालाब की लहरियों में वह भी डोल रही हैं। शाम होने को आई है। तालाब की सतह पर चांद का प्रतिबिंब चमक रहा है। उसकी चमक आंखों को चौंधिया देता है। चांद के बारे में कवि की कल्पना देखिए। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। चांद के लिए चांदी का बड़ा सा गोल खंबा कहना ठीक है, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि चांद कवि को खंबा क्यों प्रतीत हुआ? जी हाँ, किसी तालाब या पोखर के हिलते जल में चांद का प्रतिबिंब उसकी गहराई का भी बोध कराता है, जबकि शांत जल में वह एक गोल सा ही लगता है। लहरों वाले तालाब में किरणों के फिसलने से उनमें लंबाई प्रतीत होती है, इसलिए कवि को लगता है चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। इसे ही कहते हैं कवि की सूक्ष्म दृष्टि और कल्पना। आइए अब देखें कि इस कविता की अगली 3 पंक्तियों में कवि ने क्या कहना चाहा है। क्या आप कभी तालाब के किनारे घूमने गए हैं? अगर गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि तालाब के किनारे अनेक पत्थर भी होते हैं। कवि का ध्यान भी उन पत्थरों की ओर जाता है। कवि कल्पना करता है कि वे पत्थर तालाब के किनारे पड़े चुपचाप उसका पानी पी रहे हैं। कब से? वर्षों से, शायद जब से तालाब बना है तब से। कवि यहाँ पर तालाब और उसमें स्थित पत्थरों के प्राचीन साहचर्य को व्यक्त करता है। तालाब के पानी में रहने वाली अन्य वस्तुएं गतिशील हैं, लेकिन पत्थर बिना हिले डुले उसमें चुपचाप पड़े हुए हैं। इन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि ये पत्थर पता नहीं कितने समय से चुपचाप तालाब का पानी पी रहे हैं। पानी में डूबे पत्थरों में कवि को झुककर पानी पीते प्राणियों की याद आ रही होगी, इसलिए यहाँ पर उसने पत्थरों का सुंदर मानवीयकरण किया है। ये पत्थर निरंतर पानी पीने की मुद्रा में ही रहते हैं, इसलिए कवि विस्मय प्रकट करता है कि पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। कविता की आगे की पंक्तियों में तालाब को कुछ और दृश्य की कवि का ध्यान खींचते हैं, जैसे एक बगुला जो पानी में टांगे डुबाए ध्यानमग्न सोया हुआ सा खड़ा है। वह सचेत तो है, परंतु देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे सो रहा है। पर ज्यों ही उसे कोई चंचल मछली दिखाई पड़ती है, वह उसे तत्काल लपक कर गटक लेता है। एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया भी अपने सफेद पंख फैलाए कर तालाब की सतह पर झपट कर पानी के भीतर से एक उजली सफेद मछली को अपने पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। कविता के पहले भाग के दृश्यों से अंतिम भाग के दृश्यों की तुलना कीजिए। आप क्या अंतर पाते हैं? पहले भाग में प्रकृति का लुभावना रूप था, पर यहाँ उसके कुछ कठोर किंतु वास्तविक रूप है। प्रकृति की वास्तविकता और कठोरता का एक रूप आपने पढ़ा जो कविता में स्पष्ट रूप से उपस्थित है, किंतु क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि अच्छी कविता वह मानी जाती है जिसमें कई आयाम हो, जो कई अर्थों को खोलती हो? आइए इस कविता का एक दूसरा पक्ष भी समझ लेते हैं। बगुला समाज का ढोंगी लोगों का प्रतीक है, जो दिखावा कुछ करते हैं और उनका आचरण कुछ और होता है। इसलिए कहावत भी है, बगुला भगत। कविता में भी ढोंगी बगुला ध्यान लगाकर खड़ा है, किंतु मछली को देखते ही उसे झट पकड़ कर चट गटक जाता है, तुरंत खा लेता है। चिड़िया के चतुर विशेषण पर गौर कीजिए। यह कुछ चालाक लोगों की ओर संकेत करती है। चालाक चिड़िया मछली को झपट कर उठा लेती है। प्रकृति के ये दृश्य भी समाज के व्यवहार की ओर संकेत करते हैं। समाज में कुछ कपटी, चालाक और धूर्त लोग दूसरों का शोषण करते हैं, किंतु इनकी अधिकता नहीं है। विशेष बात तो यह है कि प्रकृति का प्यार भरा रूप अधिक आकर्षक है। पूरी कविता में 2 दृश्य दिखाई दे रहे हैं। पहला दृश्य खेत का है, जिसमें चना, अलसी,
सरसों सब प्रेम से ओत-प्रोत है। दूसरा दृश्य पोखर का है जिसमें बगुला, चिड़िया, पत्थर आदि है। ये सब क्रमशः शोक, चालाक और हृदयहीन व्यक्तियों के प्रतीक है। कविता से साफ जाहिर है कि ग्राम की पृष्ठभूमि प्यार से उर्वर है। वहाँ एक दूसरे का हो जाना ही तमन्ना है, परस्पर प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है। लेकिन दूसरे दृश्य में उन बगुला भक्तों का जिक्र है जो अवसर मिलते ही दूसरों की जान तक ले लेते हैं। वे शोषक हैं और संवेदन शून्य। आइए अब हम लोग पाठ को और आगे देखते हैं भाव सौंदर्य। कविता पढ़कर आप यह तो जान ही गए हैं कि यह कविता प्रकृति सौंदर्य तथा ग्रामीण परिवेश के मोहक वातावरण को चित्रित करती है। इस कविता ने कवि को इतना आकर्षित किया कि खेत के मेड़ पर बैठे बैठे उसने यह कविता रच डाली। देखे हुए प्राकृतिक सौंदर्य को पाठक तक पहुंचाने के लिए कवि ने एक सुंदर कल्पना की। उसने विवाह के उत्सव का आरोप प्रकृति पर किया है। जिस प्रकार विवाह या किसी अन्य उत्सव के अवसर पर मनुष्य समाज में हलचल बढ़ जाती है, वैसा ही कवि को प्रकृति भी उल्लसित हलचल से युक्त लगती है। कवि ने वातावरण की प्रत्येक वस्तु को बड़े ध्यान से देखा है, इसलिए वह इतने प्रभावशाली ढंग से उसे प्रस्तुत कर पाया है। जिन चीज़ों को हम देखकर अक्सर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, कवि ने उनका चित्रण इस कविता में किया है। पोखर के तल में गतिमान भूरी घास, पोखर के पानी में चांद के प्रतिबिंब में गोल खंबे की कल्पना, पत्थरों और पानी के लंबे साथ को इस रूप में देखना कि पत्थर झुककर न जाने कब से पानी पी रहा है, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती। इन सब के साथ बगुले और चिड़िया की गतिविधियों को कवि ने पाठक के सामने साक्षात कर दिया। आइए देखते हैं भाषा सौंदर्य। इस कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते समय कवि ने जो देखा उसे सरल सहज शब्दों में कविता के रूप में बांध दिया। आप पढ़ चुके हैं कि इस कविता में स्थान स्थान पर मानवीकरण है। क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ है? जी हाँ, चने के पौधे को दूल्हा बनाया गया है, उसके सिर पर मुरैठा बांधा हुआ है, अलसी को हकीली बताया गया है, उसकी कमर को लचीली और देह को पतली बताया गया है। चूंकि उसके फूल नीले निकलते हैं, इसलिए कहा गया है कि नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। कवि ने प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। अलसी कहती है कि जो मुझे छुए उसे मैं अपना हृदय दे दूं। इसी प्रकार सरसों को सयानी लड़की बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जिसके हाथ पीले होने से वह मंडप में व्याह रचाने के लिए बैठी है। इसी प्रकार के सभी दृश्य मानवीकरण के ही उदाहरण हैं। इसी प्रकार फागुन मास का महीना फाग गाता है या फिर पत्थर कई वर्षों से पानी पी रहे हैं पर भी प्यासे हैं। इस कविता के कुछ दृश्यों में प्रतीकों की कल्पना भी की जा सकती है। आइए इसे भी समझें। आप कविता के दूसरे अंश पर फिर से ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए मछली सामान्य मानव के लिए, बगुले को सफ़ेद पोश व्यक्तियों के लिए या फिर पत्थर दिल इंसान के लिए जो गरीबों का, आम जनता का शोषण करता है, प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुआ है। इस कविता को पढ़ते समय आपने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि बीते के बराबर धिगना, मुरैठा, ब्याह, हटीली, लचीली, फाग, अंचल, चकमकाते आदि बोलचाल के सामान्य शब्दों का सुंदर प्रयोग कर कविता सहज बन पड़ी है। साथ ही विवाह का सुंदर दृश्य उपस्थित करने के लिए उसी से जुड़ी शब्दावली का प्रयोग से इस कविता का सौंदर्य और बढ़ गया है। जैसे मुरैठा, हाथ पीले करना, ब्याह मंडप,
फाग गाना, स्वयंवर आदि। अब यह जो आप पाठ पढ़े, यह पढ़कर आपने क्या सीखा? ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चने के खेत की मेड़ पर बैठे कवि ने हरे चने के गुलाबी फूल को खिले हुए होने के कारण मुरैठा बांधे और पीली सरसों के फूल खिले होने के कारण उसके हाथ पीले होने और विवाह मंडप आदि को सुंदर रूप में चित्रित किया है। अलसी को दुबली पतली लड़की और हटीली बताया है क्योंकि वह बीच खेत में होती है। उसके नीले फूल होते हैं, इसलिए नील फूले फूल को शीश पर चढ़ाकर कवि ने कहा है, प्रकृति माँ के रूप में अपने आंचल की छाया प्रदान कर रही है। इस प्रकार ग्रामीण स्थान पर प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा है। फागुन फाग गा रहा है, सरसों सयानी हो गई है, चना मुरैठा बांधे खड़ा है आदि में मानवीयकरण अलंकार है। गांव के तालाब का भी सुंदर चित्रण है। कई वर्षों के प्यास से पानी पीते पत्थर, नीले तल का पोखर, उसमें लहराती हुई घास, मछली, बगुला सभी प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होकर कविता को नया अर्थ देते हैं। सफ़ेद बगुले को ढोंगी बताकर उसके माध्यम से सफ़ेद पोश व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया गया है। वह कैसे अपना शिकार पकड़ता है बताया गया है। मछली आम आदमी का प्रतीक है जिसे हर कोई अपना शिकार बनाना चाहता है। आइए योग्यता विस्तार देखें। कवि परिचय। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बांदा जिले के कामसीन गांव में 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। उनकी कविताओं में श्रमिक, कृषक और संघर्षशील जीवन के अनेक चित्र हैं। अद्भुत प्रकृति चित्रण के लिए भी केदारनाथ अग्रवाल जाने जाते हैं। अनूठा शब्द चयन और चित्रात्मकता इनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। उन्हें साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री अग्रवाल की कुछ प्रमुख पुस्तकें जमुन जल तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अनहारी हरियाली, कहे केदार खरी खरी, आत्मगह, कूकी कोयल खड़े पेड़ की दे कविता संग्रह, पतियाँ उपन्यास, विचार बोध, विवेक विवेचन निबंध संग्रह, कवि मित्रों से दूर वार्ता, चंद्र गहना से लौटती बैर कविता फूल नहीं रंग बोलता है संग्रह में है। इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने शहरी और ग्रामीण परिवेश की जीवन शैली का तुलनात्मक और प्रतीकात्मक चित्रण किया है। तो इस तरह से यह कविता, यह पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, आप जहाँ ट्यूशन पढ़ते होंगे, आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में जानते होंगे, वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से पढ़ सकें। हमारे चैनल में अभी तक आपको 2000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और भी बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं जो अपलोड किए जाएंगे। अगर आप हमारी सहायता और करना चाहते हैं, हमें कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो हमारा नंबर 9051378712, इसमें आप पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से हमें डोनेशन दे सकते हैं। खुश रहिए, कामयाब बनिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। धन्यवाद।